हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने देखा हुआ था कि लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। वेक्टर एडिशन का हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ देखा था, फिर हमने पॉलीगन लॉ देखा था। वो जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ले रहे थे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजल्टेंट निकालिए तो रिजल्टेंट को किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, उसको मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ने वाला हूं। जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, आपने ये देखा था कि अगर एक कोई वेक्टर ए वेक्टर है और यहाँ पे आपके पास बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास अगर आपको निकालना है, दिस विल बी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने ये देखा हुआ था, ठीक है। अब आप देखिए, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूले को ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ती है और किस फॉर्मूले को या क्या चीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा पहले सोचते हैं। आप जैसे मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर पे मैं इधर को 10 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला हूं, आपने इस पे इधर 9 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। मैंने इधर को 10 न्यूटन लगाया, आप 9 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, या आपकी तरफ को मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, मेरी तरफ को 9 न्यूटन लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना लगेगा, 1 न्यूटन आपकी डायरेक्शन में लगने वाला है। इसकी जगह अगर दूसरा केस में डिस्कस करता हूं कि आप भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मैं भी इस पे फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन लग रहा है और आप 9 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बच्चों अगर हम दोनों की डायरेक्शन फोर्स की सेम है तो इस पे लगने वाला रिजल्टेंट जो फोर्स है वो ठीक आपके पास हो जाएगा 19 न्यूटन। तो आपने देखा कि किस तरीके से थीटा चेंज करने से लगने वाला फोर्स भी आपका चेंज हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में, या जैसे कोई बॉडी है, आप पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है। और अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक इधर को, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपने देखा कि अगर मैं उन सेम फोर्सेस को 10 न्यूटन और 9 न्यूटन को यहां लेता हूं, वही 10 न्यूटन और 9 न्यूटन में यहां पे लेता हूं, तो मेरे मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद जो रिजल्टेंट है, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूंगा, रिजल्टेंट यहाँ पे 19 न्यूटन हो जाएगा और रिजल्टेंट यहाँ पे 1 न्यूटन होगा। तो मैंने ये देखा कि अगर एंगल में वेरिएशन आ रहा है तो वो दो वेक्टरों के रिजल्टेंट में बहुत ज्यादा फर्क आ जा रहा है। तो अब हम लोग करने वाले क्या है कि अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए, एनालिटिक मेथड के ड्राइव करने के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ बोल दें, या फिर आपसे पैरेललोग्राम लॉ बोल दिया जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, चाहे आपसे ट्रायंगल लॉ बोले या आपके पास पैरेललोग्राम लॉ बोले, तो दोनों का मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल सेम रहता है। थोड़ा सा आपने इनिशियल स्टेज में जो डायग्राम बनाना है वो अलग बनाना है। इसलिए अगर मैं आपको ट्रायंगल लॉ करा रहा हूं तो मतलब आपको पैरेललोग्राम लॉ भी ऑलरेडी आ चुका है। किस तरीके से समझिए, ट्रायंगल लॉ में अगर आपको मैं कराऊंगा तो ये डायग्राम बनाऊंगा और इसी को मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। मान लीजिए ट्रायंगल की जगह पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाता तो मैं कहता कि इस ब्रांच में ए वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बी वेक्टर लगा है, इस ट्रायंगल को ओ पी क्यू कह देता हूं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे इसको आप यहाँ ध्यान से समझिए, इसको ओ, इसको पी और यहाँ पे इसको क्यू डाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर ये बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम में ये भी बी वेक्टर होगा और ये भी आपका ए वेक्टर होगा। और पैरेललोग्राम लॉ कहता है जो आपके पास डायगोनल होता है, डायगोनल आपका रिजल्टेंट दिखाता है, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम अगर आप इतने से पोर्शन को देखते हैं और इस पोर्शन को देखते हैं तो आपको सेम तो दिख रहा है। अंतर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो Q था, Q की जगह पे आपको कुछ और पॉइंट लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर की जगह आप एस लिख दीजिए यहाँ पे। तो बस इतना डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप सेम वेक्टर बोलते हैं कि ओपी वेक्टर ए वेक्टर है, ओबी वेक्टर ओ क्यू वेक्टर बी वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ में सॉल्व करें चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करें, तो ये वाला पार्ट आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग लिखनी है, बाकी आपका मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब आप समझिए पहले तो क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से क्योंकि मैं अभी आपको एनालिटिक मेथड पढ़ा रहा हूं ट्रायंगल लॉ से। कौन से मेथड से पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट
आपके पास क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। तो यहां से अगर आप ओपी वेक्टर का मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड, यानी कि ओपी इज इक्वल टू आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर बात करते हैं पी क्यू वेक्टर की, तो पी क्यू वेक्टर आपके पास वो जो है वो आपके पास है बी वेक्टर, और पी क्यू कितना आ जाएगा बी। इसी तरीके से आपके पास ओ क्यू वेक्टर आपके पास आर वेक्टर है, तो ओ क्यू की वैल्यू आपके पास आर आ जाएगी। फिर आप क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट आपने एन कह दिया। इस एंगल को आपने कहा जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर के साथ आपका जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है, और ये वाला एंगल मान लीजिए मैंने थीटा ले लिया है। तो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर लीजिए, ट्राइंगल कौन सा, ओ एन क्यू। क्यों बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट किस ब्रांच में लिखा हुआ है, ओ क्यू में। ओ क्यू की वैल्यू आर है, तो क्या होगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू एन स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो क्यू एन स्क्वायर प्लस ओ एन की जगह आपके पास ओपी प्लस पी एन, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 1 डाल करके इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे देखिए क्या क्या पता है। ओ क्यू पता है मुझे, ओ क्यू आर है। ओ क्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओ क्यू इज इक्वल टू आर। क्यू एन की बात करता हूँ, क्यू एन मुझे नहीं पता है। ओपी की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ओपी की वैल्यू ए है। पी एन मुझे नहीं पता है। तो मैं इस ट्राइंगल में, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ था, इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू एन और पी एन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, देखो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल आप बात कर लो पी एन क्यू की बात कर लें। पी एन क्यू, ट्राइंगल पी एन क्यू में आपने सपोज पी एन फाइंड आउट करना है, तो पी एन अपॉन आप करेंगे पी क्यू, तो अननोन अपॉन नोन करते हैं। तो थीटा के सामने का आपका परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने का हाइपोटेनियस है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है आपका कॉस थीटा। तो पी एन आपके पास आ जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर आप पी क्यू की बात करते हैं, ये एंगल थीटा है, कंफ्यूजन में नहीं जाना इसमें। पी क्यू की बात करते हैं तो आपके पास जो पी क्यू वेक्टर है वो बी वेक्टर, तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास बी हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू बी कॉस थीटा। तो जो ये पी एन है बच्चों, इस पी एन की जगह पे आप बी कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं, आप क्यू एन की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यू एन तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू एन अननोन साइड अपॉन नोन साइड करिए आप, क्यू एन अपॉन पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, आप थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरा साइन थीटा। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, अभी बोला था बी है पी क्यू की वैल्यू, तो क्यू एन आपका कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्यू एन आपको पता है बी साइन थीटा, पी एन आपको पता है बी कॉस थीटा है, ओपी आपको पता है ए है, और आपको ओ क्यू पता है कितना है, आर है। सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो लिखिए इसमें, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो क्या होने वाला है देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ओ क्यू की जगह पे कितना था बच्चों, आर स्क्वायर, क्यू एन की जगह पे आपके पास ये जो क्यू एन है अभी आपने निकाला है बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे आप। तो ये क्या होने वाला है आपका, देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। जिसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b की जगह b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, देखो a स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, b स्क्वायर, अंदर आ जाएगा आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2ab कॉस थीटा। और आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये प्रॉपर्टी से हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी आर स्क्वायर। आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कुछ भी एंगल पे वो रखे हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो ये उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जल्दी से इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लें। क्या होगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्टेंट निकल गया हमारा। फिर इसकी बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। फिर हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे इसमें और फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर। जो आपके पास रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उसकी डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग tan बीटा निकाल देते हैं। tan बीटा क्या होगा, अगर इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं आप तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने का आपका होता है बच्चों परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस थीटा इस बीटा वाले के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन हो गया QN, और बेस कौन हो गया, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, तो बेस हो गया आपका ON। तो आप यहाँ पे QN ऐसे ही रहने दीजिए। ON को आप ब्रेक कर सकते हैं OP प्लस PN, OP प्लस PN। अभी इससे पहले वाले सेक्शन में जब अभी इसी डेरिवेशन के स्टार्टिंग पार्ट में सॉल्व कर रहे थे, अभी हमने QN निकाला था। QN हमारे पास B साइन थीटा आ रहा था और ये हमारे पास B कॉस थीटा आ रहा था। तो यहाँ पे आपके पास B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा tan बीटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप बता सकते हैं। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। जैसे इस डस्टर पे मैं इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये सपोज आपकी तरफ कर दिया, मैं 10 न्यूटन आपकी तरफ लगा रहा हूँ, 9 न्यूटन मेरी तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर रिजल्टेंट कितना लगने वाला है, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और वो 1 न्यूटन कहाँ लगेगा, आपकी तरफ को लगेगा। ठीक है, अगर आप 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, मैं 9 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो 10 इधर 1 9 इधर की तरफ, तो 1 न्यूटन मेरी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लो आप साउथ में हैं, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, तो जब मेरा फोर्स लग रहा है तो साउथ डायरेक्शन में लगेगा, जब आप लगा रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा, जब आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, तो वो किस तरीके से एंगल पे डिपेंड करेगी। जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ तो बहुत आसान है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आपने कहा अच्छा दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऐड कर दोगे और जो दोनों की डायरेक्शन होगी वहां पे ले लेंगे। अपोजिट लग रहा है तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप एक वेक्टर इधर लग रहा हो, एक वेक्टर इधर लग रहा हो, सपोज आप मान लीजिए आप इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, मैं इधर को 9 न्यूटन लगा रहा हूं, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जब इस तरीके की कंडीशंस जनरेट होती हैं तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इसको सॉल्व करके एक एंगल निकल जाएगा, वो एंगल बता देगा कि रिजल्टेंट इस एंगल पे एक्ट कर रहा है, 30 डिग्री पे काम कर रहा है, 40 डिग्री पे काम कर रहा है, किस एंगल पे आपका वो काम कर रहा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको कुछ ऐसे जनरल डिस्कशन करना है तो आप समझ के चलिए, मान लीजिए एक एक्स में फोर्स लगा रहा है, एक वाई में लगा रहा है, अगर दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर वो दोनों उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, आपके पास अगर इस तरीके का अगर मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक आपके पास एक्स में फोर्स लगा रहा है, एक आपका वाई में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और तो थीटा कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से tan बीटा अगर आप निकालने जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, देखो sin 90 1 और cos 90 0, तो आप यही तो बोलेंगे कि B अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लग रहा है, मैंने कहा यहाँ पे
भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आपके पास A 2 न्यूटन हो गया और B भी आपका कितना हो गया बच्चों 2 न्यूटन। तो 2/2 इज इक्वल टू 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 45 की, तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर एक फोर्स x में लगा रहा है एक फोर्स y में लगा रहा है तो रिजल्टेंट इनका इसके बीचों बीच में लगेगा। वो कहते नहीं हम लोग जनरल बात करते हैं कि चल भाई तेरी ना मेरी, से बाजार में सामान लेने चले जाते हैं तो क्या होता है, तुम कहते हो कि मैं इसके 100 रुपये दूंगा, वो कहता है नहीं भैया 80 रुपये दे दो, फिर लास्ट में कहते हैं चलो इतना तुम्हारी रही, वो लड़ जाते हैं ना हम लोग, हम 100 पे अटक जाते सपोज, अच्छा हम क्यों ज़्यादा देंगे सॉरी, हमने कहा हम 80 रुपीज़ देंगे, उसने बोला 100 रुपीज़ दो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चलो भैया ना तुम्हारी रही ना हमारी रही, चलो बीच का रख लेते हैं 90 डिग्री। इस टाइप की सिचुएशन जैसे बनती है, तो वैसे ही अगर आपका एक एक्स में फोर्स लगा रहा है एक वाई में फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट ये बॉडी जाएगी कहाँ को, सपोज ये एक्स है ये वाई है, तो ये अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का इरादा लेने वाले का खरीदने का इरादा है और बेचने वाले का उतना ही इरादा अगर बेचने का है, दोनों का बराबर है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बीचों बीच में रहेगी। तो जो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड एक का ज्यादा होता तो फिर ये आपके पास एंगल चेंज होते रहता 45 60 70 80। अब सपोज आप ये सोच के चलिए कि इसमें एक्स वाले का आपका 2 न्यूटन है, इसका आपका 10 न्यूटन होता, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ वैल्यू क्या होती उसकी ज्यादा हो जाती, तो आपके पास एंगल फिर आपका यहाँ पे चेंज हो जाता अगर आप इसको बढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेशल केसेस के अंदर पहला केस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस हम लोग बोलते हैं इफ बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, एक्टिंग अलोंग सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, और हम बोल देते हैं पैरेलल है। आपके पास कैसे है, ये पैरेलल है। आपने कहा कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से लगे हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही लाइन में काम कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को वो पैरेलल है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है कि दो डायरेक्ट वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है थीटा वो 0 डिग्री हो जाएगा, चाहे आप इस केस की बात करें इस केस की बात करें, क्योंकि बच्चों एंगल तो तब बनेगा ना जब आप इसको कट करने वाले हैं। अगर आप इसको कट कर रहे हैं तो एंगल बनेगा, आप कट ही नहीं कर रहे हैं तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना है, कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है आपके पास 1, तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ये है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप सिर्फ इतने को देखते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी। तो कॉमन सेंस की बात भी है कि अगर आप इस डस्टर पे 10 न्यूटन का, मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, आप इस पर 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर रिजल्टेंट 19 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो वैसे ही क्या हो रहा है देखिए, ऐड हो जा रहा है, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज नॉट ओनली आर बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चन को समझना कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। तो आपने बोल देना है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विल बी 0 एंड इन दैट केस आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। So if we are going to add two quantities, obviously that will be the maximum quantity, ठीक है। तो हमने बोल दिया R maximum is equal to A plus B हो गया। And what will be the direction of resultant? Obviously the direction of resultant will be along the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हम दोनों इधर को लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेक्टर ऐड कर रहे हैं वहीं आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी हो जाएगी अगर ये पैरेलल ऐड कर रहे हैं।
सेकंड केस हो जाता है, इसी में अगर हम सेकंड केस की बात कर लें, फर्स्ट को नोट कर लीजिए आप, सेकंड केस इफ बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स अगर आपके पास इस तरीके से काम कर लेते हैं और एंटी पैरेलल, या फिर आपके पास ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री। जब अपोजिट होते हैं तो 180 डिग्री होगा, आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 कितना होता है आपके पास -1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, यहाँ पे भी वैल्यू माइनस, यहाँ पे भी माइनस। माइनस की जगह मैं डिफरेंस का यूज करूंगा। यहाँ पे डिफरेंस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स आपकी तरफ लगा रहा हूँ, आप 9 इधर को लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन आपकी डायरेक्शन में होगा। आप अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो 10 और मैं 9 लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन वो मेरी तरफ को लगेगा। तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड होगी जिस रिजल्टेंट की जो आपके पास करना क्या है, आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स बड़ा होगा या जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे करके देंगे माइनस का साइन यूज कर देंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड केस डिस्कस करते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन दे आर एंटी पैरेलल और दे एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो किस तरीके से आप बनाएंगे आपने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस यहाँ पे पॉसिबल है कि आपसे पूछ दिया जाए कि अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। थर्ड केस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इस तरीके से आपका ए वेक्टर काम कर रहा है और यहाँ पे आपका बी वेक्टर काम कर रहा है, और जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 आपका कितना होता है 0। तो आपके पास r रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी √a² + b² + 2ab। अच्छा, cos 90 0 होता है तो बच्चों ये वाला टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपसे रिजल्टेंट की मान लो डायरेक्शन पूछ लेता है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में लगेगा। जैसे अभी मैंने समझाया था कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच में था, पढ़ाया था अभी, एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर इसमें और इसमें सेम वैल्यू रहेगी तो बीचों बीच में रहेगा। तो वैसे यहाँ पे होने वाला है, देखिए कैसे होने वाला है। देखो आपके पास tan बीटा, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट की डायरेक्शन का, आपने देखा था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो यहाँ पे देखो b sin 90 अपॉन a + b cos 90। cos 90 कितना होता है आपका 0, sin 90 1, तो यानी कि b अपॉन ये क्या हो गया a। तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स b अपॉन a। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। चलिए आप ऐसा करिए, पहले इसमें इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।